नमस्कार दोस्तों, शिक्षा साथी में आप सभी का स्वागत है। आज वर्णमाला के ऊपर हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले एक वीडियो में हमने स्वर को डिस्कस किया हुआ है और एक वीडियो में हमने व्यंजन को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसके वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके यानी जो वर्ण होता है उस वर्ण पर गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद, जो अल्प प्राण और महाप्राण या फिर सघोष क्या है और अघोष क्या है, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को भी जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं उनको भी हम चर्चा करेंगे। आगे हम बात करेंगे घोषत्व या कंपन के आधार पर वर्णों के भेद, या इसे दूसरे शब्दों में कहें कि गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में ज़्यादा गूंज के साथ उनका उच्चारण होता है, उनमें ज़्यादा समय ज़्यादा गूंज या कंपन होता है, ऐसे वर्ण, और जिनमें कम कंपन होता है। इनको दो आधार पर बांटा गया है। पहला है घोष या सघोष, स मतलब सहित, सघोष, और दूसरा अघोष। तो जिसमें ज्यादा कंपन यानी ज्यादा गूंज के साथ जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं, और जिनका कम कंपन यानी कम गूंज के साथ जिन वर्णों का उच्चारण हम कर सकें उन्हें अघोष कहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से वर्ण। अब यहाँ वर्ण लिखा हुआ, ना कि स्वर और ना कि व्यंजन। वर्ण में 52 वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके। तो कौन कौन से ऐसे स्वर हैं या कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो घोष के अंतर्गत आते हैं या जिन्हें हम घोष कहते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है मेरे यार 3 4 5, मेरे यार 3 4 5 स्वर य र ल व ह घोष हैं, घोष हैं। अब यहाँ पर ट्रिक है मेरे यार 3 4 5। अब 3 4 5 का क्या अर्थ हुआ कि जो हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा था कि क से लेके म तक इन सभी 25 व्यंजनों की जो संख्या होती है उनके प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण व्यंजन वर्ण। जैसे हम क ख को छोड़ देंगे, क पहला पर ख दूसरा पर, ग से लेंगे, ग क वर्ग का तीसरा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, तो ग घ और अंग। ऐसे ही च वर्ग का च छ छोड़ेंगे, ज झ और इ। ट ठ को छोड़ करके ड ढ और अड़। त थ को छोड़ देंगे द ध और न। प फ के बाद ब भ और म। तो ये रहे आपके स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण, और इनकी संख्या हो गई प्रत्येक वर्ग से 3, तो 5 वर्ग में 15 ये हो गए। और प्लस यहाँ पर लिखा है 3 4 5 के बाद स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। यानी सभी के सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष होते हैं, या घोष या सघोष होते हैं, सभी के सभी स्वर। तो 11 ये स्वर हो गए, और उसके बाद य र ल व ह, तो 4 ये हो गए, 5 ये हो गए। तो कुल मिलाकर के 31 वर्ण ऐसे हैं जो जिन्हें हम घोष या फिर सघोष कहते हैं। तो यही 31 वर्ण है। अब इन्हीं से प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, तो इनमें से एक रहेगा, बाकी 3 अलग रहेंगे। या निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो 3 इसमें से रहेंगे और एक कोई ना कोई अलग रहेगा। तो अब यही हमारे जो 31 के 31 वर्ण हैं यही हमारे घोष हैं। इनको याद करने की ट्रिक भी हमने लिख दी। अब आगे बात करते हैं अघोष की। तो जो बचे हैं इनके बाद 1 से लेकर 5 तक के वर्ग का, क से लेकर म तक के सभी वर्ग के यानी स्पर्श व्यंजन के का पहला और दूसरा
पहला और दूसरा वर्ण व्यंजन वर्ण, पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण, और साथ में जो बचा है तीनों स, तीनों स, श, श और श, ये सब क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। तो पहला दूसरा को लिख लें, यानी क ख पहले वर्ग का, च छ दूसरे वर्ग का, ट और ठ तीसरे वर्ग का, त थ चौथे वर्ग का, और प और फ पांचवें वर्ग का। तो ये प्रत्येक वर्ग से दो दो वर्ण उठाए गए हैं व्यंजन वर्ण, तो इनकी संख्या हो गई 10 और प्लस तीनों स, यानी 13। 13 जो हमारे वर्ण हैं वो अघोष की श्रेणी में आते हैं। और जो 31 है, यानी देखिए 13 का उल्टा होता है 31, तो 31 को रखे हमने सघोष में और 13 को अघोष में। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा, अगर आपको ट्रिक याद रहेगी तो आप कितना गहराई में जा करके, यहाँ से अगर डीप में जाकर प्रश्न पूछता है, आप आसानी से इसको कर लेंगे, अगर आपको ट्रिक के माध्यम से सभी वर्णों को याद रहेंगे तब। तो आगे प्राणत्व या हवा के आधार पर वर्णों के भेद। इसमें क्या होता है कि जिस व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय मुख के द्वारा कम हवा निकले या फिर ज्यादा हवा निकले, इस प्रकार से इनको दो भागों में बांटा गया है। प्राणत्व या हवा के आधार पर वर्णों के भेद दो प्रकार में, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले, यानी कम हवा की आवश्यकता होती है, ऐसे वर्णों को हम अल्प प्राण कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक हवा की आवश्यकता होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। आप मुख से अपने क बोलिए और ख बोलिए और बोल करके देखिए कि क बोलने में ज़्यादा हवा मुख से बाहर आ रही है या ख बोलने में ज़्यादा हवा मुख से बाहर आ रही है। तो आप देखेंगे कि जब क बोलेंगे, क और ख, तो क की अपेक्षा ख बोलने में ज़्यादा हवा मुख से बाहर आती है, तो ख हमारा महाप्राण हुआ और क हमारा अल्प प्राण हुआ। अब केवल क ही नहीं है, ऐसे कितने वर्ण हैं, यानी स्वर और व्यंजन को मिलाकर के, जिनको हम अल्प प्राण कहते हैं, यानी जिनके उच्चारण के समय कम हवा मुख द्वार से बाहर आती है। तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा कैसे याद रखेंगे, कौन कौन से वर्ण हमारे अल्प प्राण हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण व्यंजन वर्ण प्लस सभी के सभी स्वर और य, र, ल और व, चार ये, यानी जिन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। तो इन सभी को रखा गया है अल्प प्राण की श्रेणी में। अब 1, 3, 5 का क्या मतलब है कि हमारा जो स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर के म तक के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को लिखेंगे। तो पहला वर्ण क्या होता है हमारा क वर्ग का क, दूसरे को नहीं, ख को नहीं, ग, घ के बाद अंग, च को लेंगे, छ को नहीं लेंगे, ज, झ को छोड़ करके इया, ट, ठ के बाद ड और ध के बाद अड़, त, थ छोड़ देंगे, द, ध के बाद न, प हो गया, फ के बाद ब, भ के बाद म। ये तीन प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन के पहले 1 से लेकर पांचों वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन वर्ण को हम लिख लेंगे। तो प्रत्येक वर्ग से 3 यानी 15 ये हो गए, और प्लस स्वर, सभी के सभी स्वर 11 स्वर होते हैं वो, और प्लस 4 अंतःस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं ये। तो कुल मिला करके हमारे
30 ऐसे वर्ण हैं स्वर और व्यंजन को मिलाकर के जो अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। और महाप्राण क्या होता है कि जिसका उच्चारण करते समय मुख द्वार से ज्यादा हवा बाहर आए। और ऐसे में जो बचे हुए स्पर्श व्यंजन के, अब जैसे 1, 3, 5 को हमने ले लिया तो बचा कौन सा, 2 बचा है और 4 बचा है। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और प्लस इसके बाद उष्म या संघर्षी व्यंजन जो हमारे बचे हैं वो सभी उष्म या संघर्षी व्यंजन। उष्म व्यंजन जो होते हैं तीनों स और ह, श, श और ह, ये 4 ये हो गए। और प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो दूसरा कौन सा होगा, पहले वर्ग में ख और घ, झ, इसके बाद थ हो गया, ध हो गया, फ, प, फ हो गया, ब, भ हो गया। ये हो गए आपके 10। तो स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा 10 ये, और 4 हमारे होते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन, तो 14 ये हो गए। तो ये जो 14 हैं हमारे, इनको महाप्राण कहते हैं। तो कभी भी अल्प प्राण और महाप्राण से क्वेश्चन बने तो इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे अल्प प्राण पूछ रहा है तो ये सभी 31 के 30 वर्ण रहेंगे, और महाप्राण पूछ रहा है तो ये रहेंगे। अब इनमें से कौन ऑप्शन में देता है कौन नहीं देता है, कैसे प्रश्न बनता है, किसी एक को पूछकर 3 गायब किया है या किसी 3 को देकर के 1 को पूछा है। तो ये रहे वर्णों के भेद गूंज या नाद के आधार पर और हवा के घोषत्व के आधार पर। तो गूंज या नाद यानी कंपन के आधार पर जो थे वो भी 2 प्रकार के थे, अल्प प्राण और महाप्राण। और दूसरा जो हमारा हवा के आधार पर है वो भी 2 प्रकार का है, ये अल्प प्राण और महाप्राण, वहां पर घोष और अघोष। तो यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, और आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम शब्द कहेंगे या व्यंजन कहेंगे या स्वर कहेंगे या वर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे। तो देखिए सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण से ही आपके छोटे छोटे वर्णों को मिला करके शब्द बनते हैं, और वर्ण के ही दोनों भाग हैं, व्यंजन और स्वर। तो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। आगे निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, यानी हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण हम कंठ के द्वारा करते हैं। तो कंठ से हम क वर्ग के जितने भी उच्चारण है, क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से किया जाता है, क ख ग घ अंग। और ह का भी उच्चारण कंठ से किया जाता है। तो इनमें देखिए क वर्ग के सभी का, क और ख दोनों एक ही वर्ग के हैं, और इसका उच्चारण किससे होता है, कंठ से। तो कंठ ध्वनिया कौन सा हुआ, क और ख। य र का क्या होता है, य का उच्चारण स्थान तादंत मूलोष्ठ जिसको बोलते हैं। तो एक ट्रिक बताया था सभी अंतःस्थ व्यंजन को याद रखने के लिए, तादंत मूलोष्ठ। ता से हो गया तालु, य का उच्चारण स्थान तालु होता है, और र का होता है वर्तस्य यानी दंत और मूल, दांत और मसूड़ा, दांत के पीछे का मसूड़ा। तो य और र का हो गया। च और ज का क्या होता है, तो च वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है यानी तालव्य से होता है, और ट और ठ का मूर्धा यानी मूर्धन्य से होता है। तो इसमें हमारा पहला वाला सही होगा कि कंठ ध्वनियां कौन सी है, तो जिनका कंठ से उच्चारण करें वही कंठ ध्वनियां होंगी। आगे श श श और ह, यानी जिसको हम उष्म व्यंजन बोलते हैं या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इनको अच्छा स और ह कौन से व्यंजन है, क्या प्रकंपी व्यंजन है या स्पर्शी व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो स्पर्शी व्यंजन को तो हम 1 से 5 तक के सभी वर्ग यानी क से म तक 25 होते हैं। यहाँ पर उष्म या संघर्षी व्यंजन इसको बोला जाता है, तो उष्म नहीं दिया, संघर्षी दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के सहयोग से बना हुआ है। तो ज्ञानी ग जो हमारा होता है ये किन 2 वर्णों के संयोग से बना हुआ है। तो पहले ज आता है
और बाद में इ आता है। अब ये जो जिस ऑप्शन में रहेगा उसको लगा देंगे। तो ये तो सही, इसमें हलंत नहीं, बस यहाँ पर ये नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये सही है, ज और इया, ज और इया, यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन दोनों के संयोग से बना है ज्ञ। आगे, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अभी आपने पढ़ा, एक होता है घोष या सघोष, उसमें 31 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा स्पर्श व्यंजन के एक से लेकर के क से लेकर के म तक के स्पर्श व्यंजन जो होते हैं पांचों वर्ग के, उनमें तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो उसके बाद सभी के सभी स्वर और य, र, ल, व, ह, ये 31 जो हमारे वर्ण हैं वो सभी के सभी होते हैं घोष या सघोष। अब उनके बाद जो बच गए वो होते हैं अघोष। तो इसमें आपका आ जाएगा, सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं, तो ये हो जाएगा घोष, अघोष नहीं होगा। और ज और ह, ज भी हमारा स्पर्श व्यंजन का है, स्पर्श व्यंजन यानी क से म तक में आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और ह ये भी नहीं होगा। तो हमारा स जो बच्चा, तीनों स और पहला दूसरा जो होते हैं ये होते हैं अघोष, यानी क ख प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग तक और उसके बाद तीनों स ये होते हैं हमारे अघोष। तो ये तीनों तो सघोष हैं और ये स हमारा अघोष है। आगे, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन है? अयोगवाह किन्हें कहते हैं? क्या अ और आ को अयोगवाह कहते हैं? ई और ई को, उ और उ को तो नहीं। अंग और अह, ऑप्शन डी, अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। आगे, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, या मूर्धन्य कहलाते हैं, या ओष्ठ कहलाते हैं, या कंठ तालव्य कहलाते हैं? तो देखिए, नासिक तो नहीं होगा। स्पर्श व्यंजन के पिछले का पांचों वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग में अंग हो गया, च वर्ग में य हो गया, ट वर्ग में ड़ हो गया, तो ऐसे जो पांचों पीछे के होते हैं उन्हें नासिक कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य वो होते हैं जो आपके ट, ठ, ड, ढ, यानी ट वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है, तो वो मूर्धन्य हुए। और ओष्ठ से प, फ, ब, प वर्ग के सभी उच्चारण स्थान जो होते हैं प वर्ग के, वो ओष्ठ से होते हैं। तो यहाँ पर बचा कंठ और तालव्य, यानी सीधे सीधे पूछा है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, किससे उच्चारण करते हैं? तो कंठ और तालु, कंठ तालव्य जिसको बोलते हैं, उससे ए और ऐ का उच्चारण होता है। आगे, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो लोग कौन सा व्यंजन करते हैं? तो हम बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तालव्य बोलेंगे नहीं। क्या तालु से इनका उच्चारण स्थान होता है? होता है यह का, लेकिन सभी अगर व्यंजन के प्रकारों में पूछा जाए तो अंतःस्थ व्यंजन है। आगे, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो आपका छ, त्र, ज्ञ और एक श्र, ये 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब इनमें से ये छ है, त्र है और ग है, तो ये जो हमारा स है, षटकोण स, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और भी ऐसे प्रश्नों को हम एक क्लास में प्रश्नोत्तरी के रूप में लेकर के आएंगे। और अगर आपने वर्णमाला के ऊपर हमने 3 क्लास किया हुआ है, अगर उन सबको देख लिया तो कभी भी वर्णमाला से आने वाले किसी भी परीक्षा में प्रश्न आपके गलत नहीं होने वाले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। और यहाँ पर आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ाया है, इन सब की इस स्लाइडों की PDF आपको कमेंट बॉक्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं।